गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं अपना ट्यूशन ऑनलाइन से आपके लिए क्लास 10th का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। और ये आपको पता है, ये लाइफ चैप्टर 5 में लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, उसका एक मेजर पार्ट है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। सो चलिए आइए शुरू करते हैं। सो एक्सक्रीशन माने क्या? एक्सक्रीशन का मतलब होता है थ्रो आउट करना या रिमूव करना, किसी भी चीज को बॉडी से बाहर डालना या बाहर रिमूव करना, उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब आप पूछ रहे होगे क्या चीज को बाहर निकालना पड़ेगा हमारी बॉडी से, ऐसी क्या चीज है जिसे हमें बाहर निकालने की जरूरत पड़ रही है? हमें पता है सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारे कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल CO2, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट। तो CO2 मेजरली निकलता है हमारी लंग से, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट कहां पहुंच जाता है? हमारे ब्लड में। अगर हमारे ब्लड में ये बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे ब्लड में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और अगर ब्लड टॉक्सिसिटी स्प्रेड किया तो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? डिसफंक्शनिंग हो जाएगी और हमें फिर डिसीज होना शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज से बचने के लिए हमारी बॉडी ने एक मैकेनिज्म निकाला है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सो अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बहुत ही सिंपल, उसमें इजी डेफिनेशन, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब हमारी बॉडी में स्पेशली ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन करता कौन है? तो इसके लिए हमारी बॉडी ने एक सेपरेट सिस्टम डिजाइन किया है जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। आइए अब हम देखते हैं ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर ऑफ किडनी होती है, यानी हमारे लोअर एब्डोमेन पे, यहां पर डॉर्सल साइड में हमारी बैकबोन के ईदर साइड होती है हमारी किडनी। किडनी दो होती है, उसी से जुड़ा होता है हमारा यूरेटर, राइट? जहां से जो भी यूरिन फॉर्म हुआ वो जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, और जो ट्यूब किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं यूरेटर। और यूरिनरी ब्लैडर वो सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और ये यूरिन जब हमें अर्ज होती है यूरिनेट की, फिर बाहर आ जाता है बॉडी से थ्रू यूरेथ्रा। किडनी लोकेटेड है हमारे एब्डोमेन पे ऑन द ईदर साइड ऑफ बैकबोन, और मेन काम किडनी का क्या है? टू फिल्टर आउट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। और अब आप पूछेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं? ऐसे वेस्ट जिनमें नाइट्रोजन कंटेंट मैक्सिमम हो, फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। हमारी बॉडी में तीनों बनते हैं, लेकिन आपको पता है ह्यूमन बींग्स क्या एक्सक्रीट करते हैं? ह्यूमन बींग्स यूरोटेलिक होते हैं, मतलब हम एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, क्योंकि हमें यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए हम लोग यूरोटेलिक कैटेगरी में आते हैं। अब यूरिया, अब आपने ध्यान दिया कि मैं आपको क्या कह रही हूँ, हम एक्सक्रीट सिर्फ करते हैं यूरिया, लेकिन हमारी बॉडी में क्या बनता है? तीनों बन सकते हैं, अमोनिया भी बन सकता है, यूरिक एसिड भी बनता है और यूरिया भी बनता है। तो लेकिन एक्सक्रीट क्या हो रहा है? सिर्फ यूरिया हो रहा है। तो इसलिए हमारी एक स्पेशल और ऑर्गन होता है जो हमारी किडनी को हेल्प करता है, जिसे हम कहते हैं लिवर। लिवर क्या करता है? अमोनिया या यूरिक एसिड को पहले यूरिया में कन्वर्ट करता है, फिर उसे ब्लड में भेज देता है यूरिया को, और वो यूरिया फिर हमारे नेफ्रॉन से होते हुए फिर बाहर निकल आता है। तो आपने देखा, इसलिए बहुत बार कहते हैं कि जिनका लिवर खराब होने की दिक्कत होती है, ग्रेजुअली उनकी किडनी भी खराब हो सकती है, बिकॉज हमारी बॉडी में मेन यूरिया में कन्वर्जन कौन करता है अमोनिया और यूरिक एसिड का? हमारा लिवर। तो हमारी बॉडी में यूरिया और यूरिक एसिड सब पहले लिवर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हमारे ब्लड में जाते हुए हमारे नेफ्रॉन, हमारी किडनी से ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब हम देखेंगे, अब आप सोच रहे होंगे नेफ्रॉन क्या है? सो अगर हम यहां देखें तो ये हमारी किडनी है। इस किडनी में अगर एक किडनी की बात करें तो जहां से रीनल आर्टरी एंटर करती है और रीनल वेन एंटर करती है, उस पोर्शन को बोलता है हाइलम। इस हाइलम से काफी सारी ब्रांच निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं केलिक्स। और इस किडनी के दो रीजन होते हैं, कॉर्टेक्स, बाहर वाले को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले को मेड्यूला। इस मेड्यूला में
कई सारे मेडुलरी पिरामिड होते हैं, और इन मेडुलरी पिरामिड में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। और अब मैं आपको इसका डिटेल स्ट्रक्चर दिखाऊंगी नेफ्रॉन का। सो नेफ्रॉन में अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन के मेजरली 2 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं माल्फीजियन कॉर्प्यूसल, और एक होता है रीनल टिब्यूल। ठीक है। माल्फीजियन कॉर्प्यूसल में भी अगेन 2 चीजें होती हैं। सो अगर हम अगेन बात करें, ठीक है, सो जहां से ब्लड आ रहा है, नॉन प्यूरिफाइड ब्लड जहां से आता है, उस आर्टरी को बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं? अफरेंट आर्ट्रियोल। इस अफरेंट आर्ट्रियोल की काफी सारी कैपिलरीज होती हैं। टफ ऑफ कैपिलरीज फॉर्म करता है ये। इन टफ ऑफ कैपिलरीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये टफ ऑफ कैपिलरीज प्यूरिफाइड ब्लड को लेकर जाती है विद द हेल्प ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। सो ब्लड अफरेंट से आता है और इफरेंट से जाता है, और ये सारा स्ट्रक्चर एक कप लाइक स्ट्रक्चर में होल्ड होता है। इसे बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। इस बोमन्स कैप्सूल में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको हम पोडोसाइट बोलते हैं, और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्लिट्स होती हैं, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती हैं। क्या करती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो बोमन्स कैप्सूल है, ये बहुत छोटा छोटा इसके अंदर स्लिट और पोर्स होते हैं, जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हुए जो भी वेस्ट होता है वो इस रीनल टिब्यूल में चला जाता है। देखिए, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, ये ग्लोमेरुलस पर बोमन्स कैप्सूल को बोलते हैं माल्फीजियन कॉर्प्यूसल। और जो बचा हुआ पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूब जैसा पार्ट है, उसे बोलते हैं रीनल टिब्यूल। इस रीनल टिब्यूल में भी 3 मेजर पार्ट होते हैं, 4। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी का पूरा फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिन के जैसा। हेयर में जो पिन लगाते हैं, जूड़ा पिन जो हम लगाते हैं, उसमें उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले में भी 2 होते हैं। जो नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, उसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की ओर जा रहा है उसे बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर आता है हमारा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट। तो हमारे पास, आप अगर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखें, 2 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, माल्फीजियन कॉर्प्यूसल एंड रीनल टिब्यूल। माल्फीजियन कॉर्प्यूसल में होता है हमारा बोमन्स
कैप्सूल, और इसमें होता है हमारा ग्लोमेरुलस। और रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो इसमें होता है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और इसी से हमारा ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन सब का क्या काम है। अब एक एक करके हम ध्यान से देखेंगे। तो हम फिर से एक बार, ये हमने बनाया बोमन्स कैप्सूल, ये हमारा पीसीटी, ये हमारा लूप ऑफ हेनले, ये हमारा डीसीटी, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट, और यहां से आता हुआ हमारा अफरेंट से आती है हमारी ब्लड, नॉन प्यूरिफाइड ब्लड, ये टप ऑफ कैपिलरीज, और यहां से ब्लड सेल्स में जाता हुआ प्यूरिफाइड ब्लड। कैसा ब्लड है ये? प्यूरिफाइड ब्लड है। और ये नॉन प्यूरिफाइड ब्लड, नॉन प्यूरिफाइड ब्लड कहां से आ रहा है? नॉन प्यूरिफाइड ब्लड हमारे अफरेंट आर्टियोल से, और जा रहा है इफरेंट आर्टियोल से। बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये पीसीटी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, राइट, कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए होता क्या है, हमारा नॉन प्यूरिफाइड ब्लड आया, कौन लेके आया उसे? अफरेंट आर्टियोल। यहां पर ये ब्लड आता है, और यहां पर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और प्रेशर की मदद से ये ब्लड पूरा ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट होता है। कैसा फिल्ट्रेट होता है? बिल्कुल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो ग्लोमेरुलस एक छन्नी की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एक सीप की तरह काम करता है। सो ग्लोमेरुलस हमारा एक छन्नी है जो ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो तो वापस सेल्स में चला जाता है बाय इफरेंट आर्टियोल। अब जो भी इसका फिल्ट्रेट है, जो भी इसका फिल्ट्रेट है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट बिल्कुल प्लाज्मा की तरह होता है, एक्सेप्ट इसमें क्या नहीं होता? प्रोटीन नहीं होते, क्योंकि प्रोटीन इससे पास नहीं होते। इस जीएफ में क्या क्या आ जाता है? इसमें आता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, सॉल्ट आ जाते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, और वाटर आ जाता है। ठीक है, ग्लूकोज आ जाता है, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, सॉल्ट आ जाती हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, और वाटर आ जाते हैं। सब कुछ जो जितना भी वेस्ट, जो भी एक्सेस है, वो सारा जीएफ बन के हमारे रीनल ट्यूब्यूल में आना शुरू करता है। अब देखिए पीसीटी क्या करता है। पीसीटी में अगर आप देखें तो पीसीटी में 70 to 80%, पीसीटी में 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन होता है। सब कुछ वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो लूप ऑफ हेनले में रीएब्जॉर्प्शन होता है, पर मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ज्यादा क्या होता है? ज्यादा मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन होता है, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होता है। तो मेंटेन करने के लिए कुछ रीएब्जॉर्ब भी करती है और सिक्रीट भी करती है। ठीक है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये पानी के लिए परमिएबल होती है पर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं होती। ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है परमिएबल, पर पानी के लिए नहीं होती। क्योंकि ये पानी के लिए परमिएबल नहीं होती, इसमें पानी रीअब्सॉर्ब नहीं होता, तो पानी यहां से यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता हुआ हमारे डीसीटी में पहुंचता है।
अब डीसीटी का मेन काम है आयनिक पोटेंशियल को मेंटेन करना, और साथ में अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन भी ये करता है। और सारा यूरिन कहाँ पहुंच जाता है? हमारे कलेक्टिंग डक्ट में, जिसमें बहुत सारा यूरिया होता है। कुछ यूरिया वापस लूप ऑफ हेनले में जाता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए। और जो बचा हुआ यूरिया है वो जाता है कलेक्टिंग डक्ट से। यूरिया कहां जाता है? यूरिन के फॉर्म में। इस यूरिन में क्या होता है? यूरिया एंड वाटर, ये जाता है रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से ये जाता है केलिक्स में, केलिक्स से ये जाता है हाइलम में, हाइलम से ये जाता है यूरेटर में, यूरेटर से ये जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। कहा जाता है ये? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर, जब तक वो हमारी वो कंडीशन नहीं आ जाती कि हम पास कर सके, यूरिनरी ब्लैडर कुछ टाइम तक यूरिन को होल्ड कर सकता है। और जब तक हमारा ब्लैडर एकदम एक्सपैंड ना हो जाए, उसकी लिमिट क्रॉस ना हो जाए, ये हमारे ब्लैडर, ये जो हमारा ब्लैडर है न्यूरल कंट्रोल में रहता है और यूरिन को होल्ड करके रखता है। लेकिन एक लिमिट के बाद फिर ये सिग्नल भेजता है अर्ज टू यूरिनेट की, कि अब हमें यूरिन जाना ही है, अर्ज टू यूरिनेट। और फिर हम यूरिनेट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्ट्यूरेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन आउट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन। तो यही हमारी किडनी है। किडनी में हमारे नेफ्रॉन होते हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारी अफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल, ग्लोमेरुलस, जहां से अल्टा फिल्ट्रेशन होता है। फिर नेफ्रॉन का रीनल टिब्यूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये हमारा डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। और यहां से जितना भी ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होता है, ये फिल्ट्रेट रीनल टिब्यूल से पास होता हुआ, और इस हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमारी कैपिलरीज में मेंटेन होता रहता है। हमारा प्रेशर, ये प्रेशर की वजह से होता है। अब आप देख रहे होगे ऑन एन एवरेज एक मिनट में हमारी बॉडी 125 ml GF हमारे नेफ्रॉन बनाते हैं। ठीक है, तो पूरे दिन में कितना हुआ? 180 लीटर पर डे। उस हिसाब से देखें तो हम लोग को यूरिनेट भी 180 लीटर पर डे करना चाहिए था, पर क्या हम इतना यूरिनेट करते हैं? नहीं, हम सिर्फ ऑलमोस्ट यूरिनेट करते हैं 1 to 2 लीटर। तो फिर क्या हुआ? बाकी जीएफ का क्या हुआ? जो बाकी जीएफ है 99% जो जीएफ होता है वो क्या हो जाता है? रीएब्सॉर्ब हो जाता है, जो हमने पीछे देखा बाय रीनियल टिब्यूल। तो डेली हम 180 लीटर जीएफ बनाते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनाते हैं, लेकिन हम यूरिनेट सिर्फ कितना करते हैं? 1 to 2 लीटर। और एक और चीज, कितना हम यूरिनेट करेंगे दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला ये कि हमें कितना वेस्ट एक्सक्रीट करना है, अमाउंट ऑफ वेस्ट एक्सक्रीट करना कितना है, उसका अमाउंट। दूसरा हमारा जीएफ कितना बन रहा है। तो जीएफ बहुत ज्यादा हद तक डिपेंड करता है हमारे अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन आवर बॉडी। तो इन दो चीजों पे हमारा जीएफ का रेगुलेशन होता है। और ये पॉइंट अब याद रखेंगे, बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि हमारा जीएफ किस पे हमारा कितना यूरिन पास होगा, वो किस पे रेगुलेशन डिपेंड करता है। एक तो ये हमारी बॉडी को कितना अमाउंट वेस्ट एक्सक्रीट करना है, क्योंकि जितना वेस्ट एक्सक्रीट करना होगा उतना पानी हमें लगेगा, और कितना जीएफ हमारी बॉडी में बन रहा है, नेफ्रॉन में बन रहा है। और हमारी बॉडी में जीएफ का, नेफ्रॉन का रेट उतना डिपेंड करता है कि उसमें कितना पानी हमारी बॉडी में एक्सेस पानी अवेलेबल है उस टाइम पे। फिर
ये हमने पढ़ा, यूरिनरी ब्लैडर हमें हेल्प करता है एक्सक्रीट करने में, और यूरेथ्रा हमारी अर्ज टू यूरिनेट को कंट्रोल करता है। और ये पूरा जो मिक्ट्यूरेशन प्रोसेस है, यूरिनरी ब्लैडर का जो फंक्शन है वो किसके कंट्रोल में होता है? हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। इसलिए हम कुछ हद तक हमारी अर्ज टू यूरिनेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि अगर हमारी किडनी काम करना बंद कर दे, हमारे नेफ्रॉन काम करना बंद कर दे, तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा। ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो क्या होगा? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वो हार्मफुल है, वो टॉक्सिसिटी करेंगे, और फिर हम हमारे बॉडी फंक्शन सही से काम नहीं कर पाएंगे, ब्लड में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी। तो इस प्रोसेस को अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि सीवियर पेशेंट की डेथ भी हो जाए। तो ये प्रोसेस ना हो इसलिए आर्टिफिशियली ह्यूमन बींग्स ने एक तरीका निकाला है जिसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियली हम ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं बाय द डायलिसर। अब डायलिसर क्या होता है? यहां देखिए, आप एक मशीन देख पा रहे होंगे। इस मशीन को आइए समझते हैं। ये डायग्राम को देखिए, ये है एक डायलिसर, और ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इस तरीके की लाइन ये आप देख रहे हैं, ये है सेलुलोज से बनी हुई मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। ये सिर्फ अमोनिया को बाहर निकालेंगी और सब ब्लड में वापस भेज देंगी। ठीक है, अमोनिया को सिर्फ अमोनिया इनसे बाहर आ सकता है, या यूरिया बाहर आ सकता है, यूरिक एसिड बाहर आ सकता है। सिर्फ क्या बाहर नहीं आ सकता? जो भी एसेंशियल ग्लूकोज वगैरह है वो सब ब्लड में चले जाएंगे। अब देखिए, ये पेशेंट का यहां से अनप्यूरिफाइड ब्लड गया और ये फिर इस डायलिसर मशीन में मेम्ब्रेन में पास हुआ। एक और चीज आपको पता है, जब ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो क्या होता है? ब्लड में थप्पा पड़ जाता है। पर इस केस में क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि डायलिसर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल डाले जाते हैं, प्रोटीन डाले जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं हेपारिन, एंटी कोआगुलेंट्स, जो ब्लड को थप्पा बनने नहीं देते, कोआगुलेट होने नहीं देते। और यहां से फिर ये आप देख रहे हैं ब्लड पास होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक यहां पर कलेक्ट होता रहता है, और फ्रेश डायलिसर का सोल्यूशन ऐसे चलता रहता है। ये येलो में ग्लूकोज और सॉल्ट होते हैं जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं। जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये सोल्यूशन है ग्लूकोज और सॉल्ट्स का, जो हमारे ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करते रहते हैं। और इस प्रोसेस से ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रेजेंस में नाइट्रोजनस वेस्ट डायलिसर फ्लूइड से होते हुए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर आ जाता है। और ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमारी किडनी वर्क करती है। एक और चीज होती है, जब बिल्कुल ही किडनी खराब हो जाए, बहुत ज्यादा खराब हो जाए, सिर्फ 5% 2% किडनी बची हो, तो एक तरीका और है। जब डायलिसिस भी काम नहीं करता तो हमें अपनी किडनी को ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ता है, दूसरे की किडनी भी हमें लेनी पड़ सकती है, तो उसे बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हम किसी की किडनी को अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाते हैं। और ये रिगार्डलेस है हमारी एज और जेंडर से, हम ले सकते हैं, पर हमें ध्यान देना पड़ता है कि पर्सन की, देखिए किडनी जो है वो एज और जेंडर पे डिपेंड नहीं करती है, और जो पर्सन हमें किडनी देता है उसे ऑर्गन डोनर कहते हैं, और जो पर्सन किडनी को रिसीव करता है उसे रेसिपिएंट कहते हैं। और कई सारे ऐसे टिश्यू हैं, अगर सही से काम नहीं करेंगे, अगर पर्सन मर गया है तो हम उसके कुछ टिश्यू ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किडनी, कुछ हद तक लिवर, लंग, और जिसमें डोनर में ये ऑर्गन अलाइव रहते हैं। तो यही हमारी क्लास 10 में हमने छोटा सा एक ब्रीफ किया, और इसकी डिटेल वीडियो को देखने के लिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए, इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज जरूर देखें। थैंक यू।